प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, आपके गवर्निंग काउंसिल, तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है कि इस ऐतिहासिक एक्ट जो कि देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोकल युवाओं को 75% हिस्सेदारी तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए जो लागू हुआ है, आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाएगा। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेचर था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर किया। हमने एक एक्ट प्रपोज किया और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहनाने का काम किया। और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, LLPs हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, 10 से ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं, उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है उसके माध्यम से अपलोड करे और अपनी कंपनी को local.hry जो हमारी लेबर की वेबसाइट, उस पर अपलोड करने का काम। जरूर हर पहले कदम में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते तो दिक्कतें आती हैं और 1 साल से निरंतर IT सेक्टर के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं जो इस प्रदेश की प्रगति का हिस्सा है और पिछले 2 दशकों में हरियाणा को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आगे ले जाने का काम जो कर रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की और उसके बाद अगर हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ी तो उनसे विचार करके वो एग्जेम्पशंस भी हमने प्रस्तावित करे। जैसे पहली एग्जेम्पशन कि 50,000 में स्किल सेट बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, उसको कम कर और इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया, 30,000 करने का काम। IT इंडस्ट्री की बड़ी मांग थी कि हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी नई कंपनीज को शुरू होने में एक स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत पड़ती है जो इतनी जल्दी लोकली हम हायर नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने आज ये निर्णय लिया है कि IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, और प्रदेश में किसी प्रकार का भी कोई नया स्टार्टअप होगा, कोई नया उद्योग लगेगा, तो 2 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस एक्ट से उसको हम देने का काम करें। एक समस्या आई शॉर्ट टर्म लेबर की
जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर जीरी की कटाई या जीरी की बुआई के समय पर दूसरे प्रदेशों की लेबर आती है। कोई बिल्डिंग बन रही है, शॉर्ट टर्म कोई सरिया बांधने वाला बंगाल से आता है या चिनाई करने वाला राजस्थान मध्य प्रदेश से आता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 45 दिन से कम की कोई भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होगी उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देने का काम हम करेंगे। साथ में कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे अपना काम शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है, एफपीओ बनाकर कोई प्रोडक्शन का पैकेजिंग का काम शुरू करता है या खेती संबंधित अपने खेत में ही कोई काम करता है तो उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देंगे। कोई घर में काम करने वाला हाउस हेल्प है, कई लोगों के था कि जी अब तो ये नौकर पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कई चीज की क्लैरिफिकेशन समय के साथ देनी जरूरी है। एक घर में 10 नौकर नहीं होते और उसके अंदर ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि एक्ट लागू होता है किसी भी एम्प्लॉयर पे जिसके पास ऑन रोल 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं। मगर आपको बताते हुए खुशी होती है कि अभी जब प्रेजेंटेशन चल रही थी मैंने डाटा चेक किया तो HUM के अंदर तो हमारे पास हजारों कंपनीज डे बाय डे रजिस्टर हो रही है। शायद 22,000 से ऊपर का HUM का हमारा आंकड़ा है। मगर HUM के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज के डाटा को वेरीफाई कराकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डिटेल देकर कल मध्य रात्रि तक 4 कंपनीज ने 4 अलग अलग जिलों में अपने आप को लेबर के हमारे इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने का काम किया। और तो और कल सुबह जब एक दिन इस पोर्टल को हुआ चलते चलते हमने डाटा चेक किया और हमारे पास 650 के लगभग लोग रजिस्टर्ड थे जिनने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरीफाई PPP वेरीफाई कराकर अपने आप को रजिस्टर किया। कल हमने इसको और प्रचारित भी किया, युवा साथियों को रजिस्टर करने का तरीका भी बताया और उसके बाद आज जब मैं आपके बीच में आया तो 3280 के आसपास युवा साथियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शायद एक महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है अब जिससे अब तक एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, 21 जिलों के युवाओं ने अपने आप को इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करने का काम किया। और इंडस्ट्री भी चाहे वो किसी प्रकार की हो, IT सेक्टर हो, अब अपनी डाटा माइनिंग इसके माध्यम से शुरू कर रही है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट इस पोर्टल से उनको निरंतर मिलते रहे कि मिलने के बाद उनको भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स को देने में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, बड़े लोगों ने इसका विरोध भी किया और पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, कोर्ट के माध्यम से भी हमें बड़ी बार एक बैरियर आगे गिरता हुआ दिखा, मगर हम रुके नहीं। मल्टीपल लिटिगेशंस माननीय हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है और कई लोगों ने इस पे स्टे लगवाने का काम किया, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा तो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस पे स्टे देने से भी मना कर दिया। और हमें पूर्ण विश्वास है जो 2 लिटिगेशन अभी पेंडिंग है उसको भी हम प्रयास करेंगे सेमिनार के माध्यम से उन एसोसिएशंस के साथ चर्चा करें और उनको विड्रॉ करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का भी फायदा है और इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल जो हमारे युवा है उनको भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से प्रदेश की इंडस्ट्री से भी और प्रदेश के युवाओं से, जब घर में शादी होती है, कोई नई महिला एक नए घर में जाती है उस घर को आगे बढ़ाने में, तो पहले दिन से सब कुछ ठीक नहीं होता। धीरे धीरे जाकर उस घर को और आगे प्रगति की ओर ले जाने में वो अपना सहयोग देती है। आज तो 3 महीने का ब्लैंकेट कैप लगा है
कि अब आपको हर क्वार्टरली अपना डाटा देना है, हर एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास है उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना है। और मैं तो कल रात को पोर्टल देख रहा था कि अभी अंग्रेजी में है, और मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि विद इन 1 वीक इसका हिंदी वर्णन भी हम हमारे लोकल कैंडिडेट्स के लिए लागू लाएंगे। और आगे वाले दिनों के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस, ज्यादातर हरियाणा प्रदेश में जैसे पंजाबी एक लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है, हम उसको पंजाबी में भी लाने का काम करें, जिससे जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसके माध्यम से भी कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करवा पाए। मैं एक चीज जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कई लोग सोचते हैं इससे इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। इस पूरे एक्ट में इंस्पेक्टर राज की शुरुआती का कोई भी हमने विंडो छोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी इंडस्ट्री के विरुद्ध भी कंप्लेंट होती है तो उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है, वो वेरीफाई करेगा। और किसी के प्रेमिसेस को हमने जाकर चेक भी करना है तो 3 दिन पहले लेबर कमिश्नर जो चंडीगढ़ बैठते हैं, IAS अधिकारी हैं, उनकी परमिशन के बाद हम नोटिस देने के 3 दिन बाद जाकर उनकी प्रेमिसेस पे जाकर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने का काम करें। पीनल क्लॉज जरूर लगाया है कि अगर कोई क्वालिफाइड लोकल यूथ को नौकरी ना देते, अपनी मनमर्जी करता है, तो इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें तमाम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि अगले 3 महीनों में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो सेक्शन 11 के माध्यम से 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए का फाइन डिपार्टमेंट उनके ऊपर इम्पोज कर सकता है। भाई दूसरी ओर अगर लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल होने के बाद भी कोई इंडस्ट्री लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती तो 50,000 से 2 लाख तक का फाइन पर कैंडिडेट इंडस्ट्री के ऊपर सेक्शन 5(12) के माध्यम से हम उस इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 5 है, कोई भी इंडस्ट्री कहती है कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट लोकली पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और उनने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन, एक खासियत और है, आपने प्रेजेंटेशन भी नोटिस करी होगी कि इसमें दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं है, तमाम चीजें हमने ऑनलाइन कर 15 दिन की बाउंडेशन डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर को दी है कि वो उस एग्जेम्पशन को देना चाहेगा तो अप्रूव करे, और उसको लगता है कि लोकल स्किल सेट अवेलेबल है तो उसको रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट हो जाता है और उस इंडस्ट्री को लगता है कि मेरी इंडस्ट्री को क्वालिफाइड यूथ नहीं मिलेगा, तो वो तुरंत ऑनलाइन ही लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को अप्लाई कर सकता है और लेबर कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय करने का काम करेगा। एक चीज मैंडेटरी है, HUM के माध्यम से हर इंडस्ट्री को सेक्शन 6 के माध्यम से अपनी जितनी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन क्वार्टरली नए एम्प्लॉयज की भी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की भी वो पोर्टल के माध्यम से अपडेट करनी पड़ेगी। एक जरूर समस्या हमें फोरसी हुई कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की दिक्कतें आएंगी, बनाने के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसको भी हमने डिजिटली रिजॉल्व करने का काम किया और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी परिवार हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रजिस्टर्ड है, वो अपना PPP ID डालकर ऑटोमेटिक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी इस प्रोफाइल से लिंक कर सकता है, उसको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं हो। तो एक समस्या जो हम सोचते थे
कि फिर दफ्तरों में लाइनें लगेंगी, डोमिसाइल बनाने के लिए लोगों को हरास होना पड़ेगा। अगर किसी के पास पीपीपी है और पीपी में उसकी वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र में पूरी तौर पर हो रखी है, तो अपनी प्रोफाइल को इस प्रोफाइल के साथ लिंक करे और लिंक कर कर अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करा पाएगा। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि अगले 3 महीने का जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर मेरा भी प्रयास रहेगा, डिपार्टमेंट का भी, और मैंने हमारे लेबर मिनिस्टर नूप जी का भी प्रयास रहेगा कि 22 के 22 जिलों की अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चाहे वो आईटी और आईटीएस संबंधित हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन के संबंधित हो, उनके भी हम सेमिनार कर कर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको रिजॉल्व करवाने का काम करें। और पूरे प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर हमारा एक प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सक्षम हमारा युवा जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, क्वालिफाइड है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम वॉर फ्रंट पर करवाने का काम करें, जिससे इंडस्ट्री साथ ही साथ अपनी हायरिंग प्रोसेस को भी चालू रखे। और बारी बारी जो ये भ्रम फैलाया जाता है हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी है, उन लोगों को भी साथ के साथ हम जवाब दे पाए। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि अगर इस एक्ट से किसी को खतरा होता है, इस एक्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन डाइवर्सिफाई करती, दूसरे प्रदेशों की ओर देखती, तो अब तक बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं। मैं कल संध्या साइबर चौपाल के माध्यम से अलग अलग साथियों से जुड़ा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। गुड़गांव के मिस्टर सिंगला जो एक आईटी कंपनी में डायरेक्टर है, वो जुड़े लास्ट में, और उन्होंने कहा कि आईटी कंपनीज घबराई हुई। मैंने उनसे पूछने का काम किया कि एक बेसिक आईटी में काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी स्केल क्या है, तो उनका जवाब था 4 से 5 लाख रुपए। तो ऑटोमेटिक है कि कोई टेक्निकल स्किल सेट का है, उसके लिए तो आज भी रोजगार के अवसर हैं। बहुत सी ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो इंतजार कर रही है 5-5 लाख रुपए के पे ग्रेड को लेकर कि आप अप्लाई करें और आपको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करें। और हमारा भी प्रयास है, गांव देहात में बैठा हुआ या हमारे पिछड़े जिले जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, वहां बैठा हुआ प्रत्येक युवा इसके माध्यम से अपने रोजगार को भी ढूंढ पाए और रोजगार को भी प्राप्त कर पाए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जो प्रतिबंध प्रत्येक जिले का लगाया था कि 10% से ज्यादा एक जिले की एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी नहीं होगी, वो प्रतिबंध गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्लैग है। अगर किसी इंडस्ट्री को लगता है कि नहीं 90 के 90% लोकल एक ही जिले के एम्प्लॉयज मैंने रखने हैं, तो वो प्रतिबंधित नहीं है, वो इंडस्ट्री की कॉल होगी। मगर ये चीज जरूर है कि अगर इंडस्ट्री के पास 22 के 22 जिलों के एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर ये बैरियर नहीं है कि वो एक जिले का लगाए। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 22 के 22 जिलों के क्वालिटी एम्प्लॉयज को सर्च करे और उसके अंदर से मिनिमम 75%, 4 में से 3 एम्प्लॉयज हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के लेने का काम करें। मैं एक चीज अंत में जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारा प्रयास रहा है कि इतने महत्वपूर्ण एक्ट को, जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य को एक नया स्वरूप देगा, इंप्लीमेंट करते समय हम हमारे प्रदेश को तरक्की के पथ पर ले जाने वाली इंडस्ट्री का भी पूरी तौर पर ख्याल रखें, ध्यान रखें। और दिन प्रतिदिन इंडस्ट्री से जब हमने चर्चा करी अलग अलग फेजेस में, तो इंडस्ट्री की समस्या सुनकर एक्ट में जो रिलैक्सेशन देनी थी हमने पूरी तौर पर देने का काम किया। और आने वाले भविष्य में भी अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हरास कर रहा है, जैसे मेरे पास ईंट भट्टे वाले कई साथी आए और उनने कहा कि जी भट्टे की लेबर तो लोकल होती नहीं,
और सारी 30,000 से नीचे की है, और तमाम झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से आती है, बिहार से आती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो चलती ही उस स्पेसिफिक स्किल सेट पर है जो हमारी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्लैंकेट एग्जाम्शन, मगर एग्जाम्शन मैं क्लैरिफाई करूं, कोई भी एग्जाम्शन दी जाएगी तो उसको वैलिड 1 साल के लिए माना जाएगा, और 1 साल बाद दोबारा इंडस्ट्री को, जब तक हम उस स्किल सेट को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उस एग्जाम्शन को अप्लाई करना है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रदेश भर के तमाम ITIs के साथ भी अब हम कोर्सेज शुरू करेंगे, तमाम हमारे पॉलिटेक्निक्स के साथ भी कोर्सेज शुरू करेंगे, तमाम हमारे कॉलेजेस के साथ भी अब हम कोर्सेज को इनोवेट करेंगे। जैसे आर्मी के लिए ग्रूमिंग की आजकल जरूरत है, कोई आर्मी के अंदर जाता है तो उसकी ग्रूमिंग क्लासेज होती है। मुझे लगता है टैलेंट है, उस टैलेंट को ग्रूम करने की जरूरत है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर स्किल सेट वाले युवा साथियों को हम ग्रूम कर पाए, और ग्रूम कर हम प्रदेश के अंदर ही प्रदेश की इंडस्ट्री को प्रदेश का ही क्वालिफाइड युवा दे पाए। मैं तो आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा प्रदेश के तमाम युवाओं को भी और तमाम इंडस्ट्री के साथियों को भी कि वो जो हमारा पोर्टल है वो मध्य रात्रि 15 तारीख से अवेलेबल है, उस पोर्टल को खोले और अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें कि गवर्नमेंट के पास भी एग्जैक्ट फिगर आता रहे और साथ ही साथ क्वालिफाइड यूथ भी इंडस्ट्री को मिलता रहे। अब मैं चाहूंगा कोई आपके सवाल क्वेरी इसके ऊपर हो तो आप एक एक करके, और मुझे लगता है सेक्रेटरी आपके लिस्ट लिए बैठे हैं जो। धन्यवाद दुष्यंत जी, आपने इतना की। धीमान जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सीक्वेंस नहीं 1 मिनट आप रिक्वेस्ट है। हाँ तो यही विषय है। सबसे पहले MS परवाना जी, और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जब कोई और क्वेश्चन पूछ रहा हो बीच में प्लीज ना डिस्टर्ब करें और स्लिप के माध्यम से ही अपने क्वेश्चन पूछे जाएं। थैंक यू। My young friend, I have a 2 questions. First, राजनीति का क्वेश्चन महेंद्र कर रहा हूँ। पंजाब विधानसभा के चुनाव में सरदार प्रकाश सिंह बादल का अभी तक उनकी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। आई यूज वर्ड अभी तक, पता नहीं किस वक्त हो जाएगी। उसमें आपकी पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, किसी शॉर्ट मिशन इधर कहा जाता है, उसने अभी से अनाउंस कर दिया है कि वो इस चुनाव में बादल साहब का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, और उन्होंने कंपेन भी शुरू कर दी है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी पार्टी का इस संबंध में क्या स्टैंड है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर बाद में पूछूं या अभी पूछ सर एक ही बात। सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक GT रोड है, हरियाणा की इंटरस्टेट सड़कें हैं, उन पर मील पत्थर जो लिखे जाते हैं वो केवल और केवल अंग्रेजी में और हिंदी में राष्ट्रभाषा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनता की सहूलियत के लिए क्यों ना उन मील पत्थरों पर पंजाबी में भी लिख दिया जाए वो
इस संबंध में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? थैंक यू। पहले परवाना जी दूसरे से जवाब दे देता हूँ। मील पत्थर वाला जो विषय है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, NHAI का काम है। पर आपका सजेशन जरूर मैं गडकरी जी को पत्र लिख कर दूंगा कि उसके अंदर रीजनल लैंग्वेजेस एटलीस्ट जो जो प्रदेश आते हैं उनकी सेकंड लैंग्वेज जो हो रीजनल के तौर पर, जैसे पंजाब का हिस्सा आता है तो वहाँ पंजाबी है, उत्तर प्रदेश में शायद उर्दू है, इसका इस्तेमाल जरूर NHAI करे। जहाँ बात पंजाब चुनाव की है वो 75% से तो रेलिवेंस नहीं रखता, मगर आपने पूछ लिया और मुझे भी खुशी है ये सवाल आपने पूछा। फिर तो 4 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं तो इनेलो के सुप्रीमो से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई SYL के पक्ष में, और उसके अंदर पंजाब विधानसभा में बादल साहब का ही उनने जाकर एज मुख्यमंत्री विरोध किया, और आज उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि SYL का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था, और जो ये उपाधि लेने का शौक है जल युद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने होगा, और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आगे सर। मेरा तो ये मानना था कि 75% की, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपने बहुत विस्तार से बता दिया, तो मेरे साथ तो 75 का मुझे तो नहीं सवाल पूछना, मुझे पॉलिटिकल सवाल पूछना है। आप पॉलिटिकल पूछ लो, जवाब लास्ट में दे दूंगा। मैंने जनरल सेक्रेटरी से कहा था कि पहले हम 75 पूरा कर लेते हैं, पॉलिटिकल को बाद में पूछने लेते हैं। ये मैं पूछ लो कि 75% का कोई और पूछना चाहता तो 75 को पूरा कर लेते हैं, मेरा आग्रह था सेक्रेटरी जी साहब से। पवन जनता टीवी से। सर, आपने ये जो 75% रोजगार के दौरान बताया है कि प्रदेश के हर सक्षम युवा को रोजगार मिले, इसके लिए आपने तमाम जो कदम उठाए हैं। आजादी के 75 में आज महोत्सव पर ये शुरुआत की है, लेकिन प्रदेश में आपने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े गलत हैं, तो फिर आखिर बेरोजगारी के आंकड़े हरियाणा के आपके पास कितने क्या है सर? आपके इस पोर्टल पर जो 75% रोजगार वाले पोर्टल पर अभी तक कोई आंकड़ा आया है क्या, या आप क्या मानते हैं कि कितने लोग हरियाणा में बेरोजगार हैं युवा? क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा लोक सेवा आयोग में जब कोई भर्ती निकलती है तो वहाँ 12 लाख 14 लाख 15 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में एग्जैक्ट क्या है सर, फिर आंकड़ा क्या है बेरोजगारी का? और जी बड़ा अच्छा सवाल है। एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा लोकल कैंडिडेट जो है वो जॉब सीकर जो बनता है वो दूसरे जिलों में नहीं बनता। ये हमारा एक्ट और ये पोर्टल उसको एक लिंकेज देगा कि यमुनानगर में बैठा व्यक्ति भी अम्बाड़ा से लेकर गुड़गांव और महेंद्रगढ़ तक की तमाम जॉब्स को देख पाएगा, अप्लाई कर पाएगा और जॉब ले पाएगा। दूसरी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की जो बात आती है, मुझे नहीं पता ये अलग अलग संस्थाएं हैं ये कैसे रिसर्च करती है। जो हमारे पास डाटा है वो नई इंडस्ट्री के आने का है, और नई इंडस्ट्री आ रही है और कोई इंडस्ट्री प्लान नहीं कर रही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने और घटने का कोई क्वेश्चन नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में ले ऑफ हो रहे हैं
कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में ले ऑफ हो रहे हैं या परमानेंट में ले ऑफ हो रहे हैं, इस डाटा को डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट विभाग भी निरंतर मॉनिटर करता है। और केंद्र सरकार का भी जो डाटा 2020-21 का पब्लिश हुआ था, उसके अंदर हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो डिस्पाइट कोविड 1.9 थी, जबकि कई प्राइवेट एजेंसियों ने तो उसको 30% तक पहुंचाने का काम किया। हमारा तो ये प्रयास है कि हम उस सूत्रधार बने जो क्वालिफाइड यूथ को, और क्वालिफाइड जिस लेवल का है उसके इक्विवेलेंट जॉब तक पहुंचाने का काम करे और उसको एम्प्लॉयमेंट दे। और उस कदम को निरंतर सरकार उठा रही है। इसलिए हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी स्मॉल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना प्लांट लगाने का निर्णय लिया। कहां पर? रोजका मेव में, मेवात में, जिसने इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर की कर ली। और वहां पर उनकी कमिटमेंट है कि 75% के साथ वो 3500 से ज्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देगी। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने 140 एकड़ जमीन हाजीपुर पाटी मानेसर के पास लेने का काम किया, और उसके अंदर उन्होंने कमिटमेंट करी है कि 75% को पूरी तौर पर वैलिड मानते हुए जो सरकार का इंसेंटिव है 48,000 रुपए पर लोकल कैंडिडेट पर एनम, 4,000 रुपए प्रति माह, उसको लेते हुए 15,000 के आसपास, चाहे वो डिलीवरी बॉयज हो चाहे वो पैकेजिंग बॉयज हो, अपने एशिया के सबसे बड़े वेयर हाउस में वो एम्प्लॉय करने का काम है। मारुति जैसी कंपनी जो गुजरात से उठकर वापिस आ रही, और कोई समय था जब लोग कहते थे मारुति तो हरियाणा से पलायन करे, उस मदर प्लांट को हम कामयाब रहे और उनके साथ हमने फाइनल किया कि 800 एकड़ में मारुति और 100 एकड़ में उनकी सब्सिडरी सुजुकी जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, खरखोदा की धरती पर हम लाने का काम करेंगे। जिससे मैं नहीं मानता कि सिर्फ इन 2 प्लांट से, इनके बाद इनकी एंसिलरीज आएंगी, 30 से 35,000 के बीच में एम्प्लॉयमेंट के अवसर सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ला पाए। हमारी एरो डिफेंस पॉलिसी हो, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिरसा हिसार का हमारा रनवे कंप्लीट होगा और वहां पर एविएशन क्लस्टर के साथ साथ एरो डिफेंस क्लस्टर बनेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से निरंतर चर्चा में है कि उनकी जो 3 स्कीमें थी और एक हम लाने में कामयाब रहे, जो इलेक्ट्रिकल पार्क IMT सोना जो रोजका मेव मेवात में है, 500 करोड़ रुपए केंद्र ने मंजूर कर दिए कि इलेक्ट्रिकल पार्क मेवात की धरती पर बनेगा। हमारा प्रयास है, जो पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि हम टेक्सटाइल हब 500 एकड़ के 5 बनाएंगे। पहला टेक्सटाइल हब हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिसार से लेकर जो हमारी कॉटन सोइंग बेल्ट है, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद हो, जींद हो, भिवाड़ी हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, इस पूरी बेल्ट के बीच में लाने का काम करें। आज हमारे पास एडवांटेज है कि नेशनल हाईवे लिंकेजेस हमारे पास है, हमारे पास एडवांटेज है, हम दिल्ली के 3 तरफ 4 में से आज बॉर्डर लगाकर बैठे हैं, और हमारे पास एडवांटेज है कि हमारा स्किल सेट जो है बड़ा हार्ड वर्किंग है, और उसके साथ हरियाणा प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाएंगे, कम नहीं होने देंगे। और जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, एक अपने हरियाणवी में कहावत है, थोथा चना बाजे गणा। उनसे पूछने का काम करो कि उनके राज में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, कितनी गोलियां चली थी, कितनी लाठियां चली थी। आज भी वो दिन भूल नहीं सकते जब हीरो होंडा के सामने पार्क के बीच में लेबर को बिठाकर पुलिस ने लाठियों से पीटने का काम किया। हमारी सरकार को 2 साल से ऊपर हो गए। एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जहां कहीं यूनियन और फैक्ट्री मालिकों के बीच में तकरार की बात आपके सामने आई है, कहीं पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल करने की व्यवस्था आई है, पीसफुली रिजॉल्व करवाने का काम किया। और एक भी प्लांट हरियाणा प्रदेश में कोविड की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी 2 साल में बंद नहीं। साधु मित्र जी।
सर मेरे सवाल पॉलिटिक्स से है, अगर अभी कहेंगे या बाद में? शुरू हो जाओ, मैं लिख लेता हूँ, फिर इकट्ठे जवाब देते हूँ। दुष्यंत जी, आपकी पॉलिटिक्स के 2 फेज हैं या फेस हैं, एक तो इलेक्शन के पहले का और एक इलेक्शन के बाद का। बाद में आप सत्ता में हैं, बीजेपी के साथ हैं, और क्योंकि सत्ता में आपको रहना है और बीजेपी की मजबूरी है, इसलिए बीजेपी आपको अच्छी लगती है, मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं, खट्टर साहब आपको अच्छे लगते हैं। ये एक फेज है। एक फेज जो इलेक्शन से पहले का है, उसमें बीजेपी आपको अच्छी नहीं लगती थी, मोदी साहब भी अच्छे नहीं लगते थे और खट्टर साहब भी अच्छे नहीं लगते थे। रियल फेज कौन सा है, पहले वाला या अभी वाला? सर मित्र जी, मेरे से उम्र भी आपके ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी शायद पत्रकारिता का मेरा तो 0 ही है, आपका ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी हमारी 4 पीढ़ी से अलायंस रही है, कांग्रेस नहीं रही। और प्री पोल्स भी और पोस्ट पोल्स भी। चुनाव के अंदर तो कई ऐसी बातें होती है, जब आप विरोध में लड़ते हैं तो सारे कहते हैं, मगर अलायंस के तौर पर चौधरी देवीलाल जी का समय हो, चौटाला साहब का समय हो, मेरे फादर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अटल जी की गवर्नमेंट में, वो समय हो, और आज हम मिलकर चल रहे हैं और अच्छी तरह चल रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है, पॉलिटिकल पार्टी का विजन आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, दोनों का जो विजन है और आज इस अलायंस में विजन है वो यही है कि हरियाणा को आगे कैसे लेके, और एक एक कदम, एक एक विधानसभा में एक्ट में अमेंडमेंट करी हो, कोई नई स्कीम प्रदेश में लाने का काम किया हो, दोनों पार्टियों ने मिलकर उस पर निर्णय लेकर आगे बढ़ने का काम किया। चाहे हमारे घोषणा पत्र के अंदर छोटी सी बात थी कि हम लड़कियों को फ्री बस पास देंगे, सरकार ने लागू किया। आज अच्छा लगना ना लगना ये विषय नहीं, प्रदेश को उसका लाभ मिले, प्रदेश आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ हम दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। बलवान करीवाल जी, दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल ये है कि एलन मस्क का एपिसोड 2-3 दिन से चल रहा है। कई स्टेट ने उनको, जब उन्होंने ये लिखा ट्विटर पे कि कई भारत सरकार की कई बाधाएं हैं जिस वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि आप यहाँ पे आइए, पश्चिम बंगाल ने लिखा, महाराष्ट्र ने लिखा, सब टेस्ला को अपने यहाँ लाने के लिए लगे हो। क्या हरियाणा भी इसको लेकर कोई प्रयास कर रही है? इस एपिसोड को आप पॉलिटिकल किस तरह से क्या समझते हैं? इसके अलावा और किन कंपनीज को आप लाने के लिए हरियाणा में प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद। जहाँ एलन मस्क जी की बात हो, टेस्ला की बात हो, ना तो मैं लिखता, मगर जरूर जब आपको शहद बनाना हो तो एक डब्बे के अंदर सिर्फ एक क्वीन बी लाने की जरूरत है, और क्वीन बी आएगी तो छोटी छोटी मक्खियां जो है वो अपने आप शहद इकट्ठा करके उस डब्बे में आ जाएगी। हमारे लिए तो सबसे बड़ा, अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट था और आने वाले भविष्य में बनेगा तो MISL का है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का। और अगर सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी और हमारी EV पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पे हरियाणा डेवलप होगा, जिसमें एक कंपनी JBL जो पलवल के अंदर अपना 80 एकड़ का बस इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है लगाने का, जिसमें लगभग 2500 की एम्प्लॉयमेंट वो देगा। तो मुझे नहीं लगता टेस्ला के लिए भी कोई ऑप्शन बचेगा। हम खुले हैं सबके लिए, जो भी कंपनी आना चाहे उनका हरियाणा पे स्वागत है। हमारी एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर्स जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है HEEP 2020, वो अपने आप में एक पेंडोरा बॉक्स है हर उस इंडस्ट्री के लिए जो इंडिया में आके अपने आप को एक्सेल करना चाहती है। और मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कह सकता हूं कि हम सबका स्वागत करने वाले लोग हैं, और अगर टेस्ला आए, अगर GM दोबारा आए, फोर्ड दोबारा आए, हरियाणा की धरती उनका स्वागत करेगी। ये ट्विटर पे लिखने से कोई नहीं आएगा। राम सिंह तराजी, अजीत समाचार। मेरे 2 सवाल है जी आपसे। एक तो ये जो आपका 75% रोजगार का है, ये नॉन
नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए है, और जो टेक्निकल पोस्टें हैं उसमें भी अगर हरियाणा के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो क्या उनको प्राथमिकता मिलेगी? कोई ऐसा प्रोविजन करने का आप सोचेंगे कि टेक्निकल पोस्टों पर भी मिले? और दूसरा है कि पंजाब और यूपी में आपका परिवार लंबे समय से चुनाव लड़ता रहा है, क्या इस बार भी चुनाव लड़ने की कोई है आपके पार्टी की और परिवार की? बराड़ साहब, जहाँ 75% में टेक्निकल जॉब्स की बात है, इसको हमने पूरी तौर पर एनालाइज किया और स्टेट ऑफ हरियाणा का जो बेसिक जूनियर इंजीनियर लगता है वो इंडस्ट्री से चर्चा करने के बाद हमने देखा तो 34,000 प्लस जो 2 ड्यू इनके TADA और हाउसिंग अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस जो प्लस में आ जाते हैं, उस पे लगता है। जैसे जैसे 30,000 आने वाले भविष्य में बढ़ेगा समय अनुसार वो जॉब्स भी इसके अंदर कवर हो। जहाँ आपके दूसरे सवाल की बात है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात है, पार्टी ने अभी यह निर्णय नहीं लिया कि हम कैंडिडेट खड़े करेंगे नहीं करेंगे, मगर अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश होंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। यशवीर काबरा जी। सर, मेरे सिंपल से सवाल है। एक तो ये कि जिसपा का गठन होने की चंद महीने बाद आप सरकार में हिस्सेदार बन गए, खुद आप डिप्टी CM हैं, तो जब ये पार्टी का गठन हुआ क्या आपको लगा था कि इतनी जल्दी ये मौका मिल जाएगा? क्योंकि अमूमन लोग सत्ता में आने के लिए काफी लंबा संघर्ष करते हैं। एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, सरकार में आने के बाद आपके निजी जीवन में क्या बदलाव आया? आपको खुद के लिए कितना समय मिल जाता है? उस समय को आप कैसे गुजारना पसंद करते हैं? और एक मेरा सर आखिरी सवाल ये है कि जब आप विपक्ष में थे तो मनोहर लाल खट्टर साहब को काफी करप्ट बताते थे बहुत, और अब आप सरकार में हैं, तो अब आपका क्या राय है? क्या लगता है कि ये मतलब सरकारों को विपक्ष वाले सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसा कहते हैं, क्या वाकई मतलब कुछ करप्शन सरकार में होता है? यशवीर जी, आपके तीसरे सवाल से लो। मेरे जीवन में मनोहर लाल जी को पर्सनली करप्ट मैंने आज तक नहीं कहा। गवर्नमेंट में उस समय कई ऐसी चीजें हुई थी और मैंने तथ्यों के साथ सारी चीजें रखी थी, चाहे वो बिजली के खंभे लगाने का काम दिया गया हो किसी को। मुझे याद है एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपके बीच में बैठकर करी थी और मैं स्टिक अलॉन किया उसमें, आज भी किया, और वो चीजें उस समय गवर्नमेंट ने कैंसिल भी करी, विड्रॉ भी करी। आज भी बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे ही वो हमारे प्रीव्यू में आती है हम सख्त कदम उसके विरुद्ध में उतारने का काम करते हैं। जहां आपके पहले सवाल की बात है कि उस समय क्या आपने सोचा था कि सरकार में आ जाए, मुझे याद है जब हमने जननायक जनता पार्टी बनाई तो बहुत से लोग ये कहते थे दो छोरे, और हमने वो बदलाव लाकर दिखाया और प्रदेश में उन छोरे छोरियों की आवाज हम बढ़ी, और आज भी निरंतर मेरा प्रयास है। आप 2 साल की मेरी वर्किंग देखेंगे तो मेरा प्राथमिक प्रयास रहा है कि हम युवा होने के नाते उनकी आवाज को और मजबूती से आगे बढ़ाएं, चाहे वो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात हो, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे नई इंडस्ट्री लाने की बात हो। अगर किसी को इसका बेनिफिट होता है तो केवल मात्र हरियाणा प्रदेश के युवाओं को होता है। और आने वाले 20 साल में मैं बूढ़ा होने वाला नहीं, अभी तो 33 साल का हूं, 53 के बाद जरूर मैच्योर कहूंगा। अब तक तो राहुल गांधी भी युवा है, पर मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 20 साल इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ युवाओं के लिए मैं काम करता हूँ। जहाँ निजी जीवन की बात है, ना मेरा बैडमिंटन रुका, ना मेरा जिम रुका, और मेरा तो प्रयास है कि नए साल पे अब मैंने प्रयास किया है कि डेली कोशिश करूंगा कि जिम कर कर उस युवा को ये एहसास तो दिलाऊं कि मैं उन जैसा हूं और जिम करता हूं। और समय मिले तो मैं आप लोगों से भी कोई भी बैडमिंटन खेलता हो तो निवेदन करूंगा मेरे से संपर्क करें। किसी दिन शाम को चंडीगढ़ में प्रेस क्लब की तरफ से एक बैडमिंटन टूर्नामेंट कराए जिसमें पॉलिटिशियन वर्सेस प्रेस वालों का मैच हो जाए। और हमारे तो कई ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, एक टीम उनकी भी हम बुला लेंगे। हमारे जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं कहीं यहाँ पे। कुमार रमेश जी, बी न्यूज से।
नमस्कार सर, जब आप सरकार में नहीं थे, मनोहर लाल सरकार की, पहले पार्ट में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब आपने कहा कि बहुत विदेशी चक्कर लगाए और काफी कुछ लाने की कोशिश की गई वहां से, लेकिन धरातल पर हरियाणा की धरती पर निवेश नहीं आया जो बाहर से आना चाहिए था। आज 2 साल बाद जब आप इस सरकार में हैं, तो आपको याद आता है कि पिछले समय की कितनी वो चीजें थी जो अब आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई और आपके द्वारा लाई गई है। और दूसरी चीज, मेरा एक सवाल और है इसके बाद, अमूमन ये देखा गया हरियाणा की राजनीति में कि जो भी क्षेत्रीय दल है उनको बड़े दल हमेशा खा गए। आप बात करें भजनलाल की पार्टी, वो कांग्रेस में उसका विलय हो गया, बंसीलाल जी की पार्टी का भी यही स्थिति थी, और एक बार फिर आप एक बड़ी पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी, भविष्य क्या देखते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब प्लीज। जय कुमार जी, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री विभाग भी मेरे पास है। बिल्कुल 5 साल जो पिछले थे उसमें प्रयास निरंतर करे गए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। वोंडो की भी बात करी कि 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज कंपनी लेकर आएगी, और चाइना की ही प्रॉब्लम्स के कारण वो कंपनी हमारे प्रदेश में नहीं आ पाई, जिसके लिए खरखोदा के आसपास लैंड भी गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दी थी। वैसे ही हमारे यहाँ पर 2 समिट करे गए, फॉरेन टूर्स करे गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उस समय डाइवर्ट नहीं हो। 2017 में जब हमारी HEPP आई थी, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी आई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, और पिछले टेन्योर का रिकॉर्ड है कि 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आई, और वो फैक्चुअल डाटा है। चाहोगे तो कंपनी और इन्वेस्टमेंट वाइज, ईयर वाइज मैं आपके साथ शेयर करने का काम करूंगा। और GST रिजीम के बाद स्टेट्स के लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाए, उसके बावजूद भी हरियाणा उन प्रदेशों में है कि जो अपने GST शेयर से कंपनीज को मोटिवेट कर लेकर आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हम कंजम्पशन को बढ़ा पाएंगे। और उस पॉजिटिव स्टेप के बाद और हमारे प्रयासों के बाद आज नतीजा है कि पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 36,000 करोड़ की कमिटेड इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश में आई है। कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हमारे स्टेट बजट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा नई इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टेट में जुड़े, वो स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। जहां नेशनल और रीजनल पार्टीज की बात है, देश बना था एक पार्टी थी कांग्रेस, उससे कितनी पार्टी निकली, कितनी रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी, और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आज कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। आज आम आदमी एक पार्टी है, TMC एक पार्टी है। समय किसका कैसा हो और कब परिवर्तित हो किसी को नहीं पता। मगर मुझे एक चीज चौधरी देवीलाल जी की हमेशा याद रहती है कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, और वो अपने रीजन की समस्या को मजबूती के साथ उठाती थी, उस पर कदम उठाती। और रीजनल पार्टी होने की वजह से ही जननायक जनता पार्टी इस गठबंधन में 75% लोकल रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवा पाई। अगर नेशनल पार्टी एक्ट लागू करती तो शायद इसका नुकसान दूसरे प्रदेशों में होता, मगर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण एक्ट अगर लागू हुआ है तो मुझे लगता है रीजनल पार्टी के होने की वजह से ही हम लागू करवा। CB सिंह जी, रूपांश से। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर, लेबर प्रॉब्लम ना, आपको पता होगा पीछे की एक्सपीरियंसेस है यहाँ के कि स्ट्राइक जो लेबर की होती है वो बिग समस्या है। जब तक इस पर आप कभी सोचे हैं या डू यू फील कि ये से इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग हब की जो सपना है या रिफॉर्म जो लाया जा रहा है लेबर पे, इसका अफेक्ट एडवर्स नहीं पड़ेगा? सीपी सिंह जी, मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। ये फैक्ट है, मुझे भी 7 दिन पहले इसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंडिया की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े बनाने वाली कंपनी जो 10 है, टॉप 10 है, उसमें से पहली 5 कंपनी हरियाणा प्रदेश में।
और अगर हमारे प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग लेबर की अवेलेबिलिटी ना होती या तरार होती या दिक्कतें आती, तो इतनी बड़ी 5 कंपनीज जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, वो कभी स्टैंड नहीं करती। हमारी जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 45% हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा तो प्रयास है इस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के माध्यम से प्रदेश आगे बढ़ता है। हरियाणा हैज द एडवांटेज कि हमारे पास आज के दिन 11 नेशनल हाईवेज हैं, और 11 नेशनल हाईवेज इंडिया के जो 2 मेजर कॉरिडोर हैं, दिल्ली मुंबई और अमृतसर कोलकाता, उन सबको इंटरसेक्शन के तौर पे काम करते हैं। तो आने वाले भविष्य में हरियाणा को और हब बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जहां लेबर की बात है, लेबर के साथ अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन टाइमली और लेबर विभाग उस पर निरंतर काम करता है। 2 समस्या तो गवर्नमेंट बढ़ते ही मेरे सामने आई थी। पहली कि जी होंडा अपना गुड़गांव जिले वाला प्लांट बंद करके और लेबर को गुजरात और तमिलनाडु भेज रही। मैंने स्वयं बैठकर उस समय जो आज आपके होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ है नितिन यादव, वो लेबर कमिश्नर होते थे, उनके साथ मैंने बैठ के तमाम यूनियन के लोगों को भी और होंडा के भी अधिकारियों को बुलाकर बैठकर उसका निपटवारा कराया। अभी भी पीछे समस्याएं आई 2 हमारे पास छोटी छोटी कंपनीज की, जैसे एक कंपनी का नाम है मुंजाल शोभा, उसको रिजॉल्व करवाया और प्रयास किया कि किसी एम्प्लॉय को निकालना ना पड़े और एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ पाए। अगर आप तराजू के अंदर दोनों को बैलेंस करेंगे, लेबर को और इंडस्ट्री को, और दोनों का बैलेंस सामान्य रहेगा, तभी तराजू स्टेबल रहेगा। अगर लेबर स्ट्रांग होगी तो इंडस्ट्री डरेगी और इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो लेबर काम नहीं करेगी। और हरियाणा स्टेबल रहा है। मैं ये मानता हूं पिछला 1 दशक इस प्रदेश के लिए बड़ा पॉजिटिव रहा है कि हमारे यहाँ पर कोई भी उस तराजू के अंदर वेव्स नहीं आई कि हमें आज उस एस्पेक्ट को देखना पड़े कि लेबर गतिरोध करे। वीरेंद्र सिंह जी, प्रकाश से। सर, मेरा क्वेश्चन भी पॉलिटिकल है। अब तक तो आपका गठजोड़ जो है मतलब बीजेपी के साथ चला या खट्टर सरकार की, तो आने वाले चुनाव में किसके साथ गठजोड़ होगा? आप अपनी सिंगल पार्टी लेके चलेंगे या किसी के साथ लेके? वीरेंद्र जी 3 साल और सरकार चलानी, ये तो जब की बातें हैं, तब क्या होगा। मुझे याद है जब सरकार बनी थी तो लोग कहते थे 2 महीने में गिर लेगी, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में। हर विधानसभा सेशन में ये बात कहते थे कि सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी। आज तक तो कोई गिर नहीं पाया, 2.25 साल हो गए और बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश के हित में हमने चलने का काम किया और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि गठबंधन लोकसभा भी विधानसभा भी जो अगले हों आज से 3 साल बाद, उसमें इसी तरीके से मैदान में उतरे। रविचंद्रन जी, हर खबर से। नीचे बैठिए। सर, कोरोना की वजह से जिस तरीके के हालात जो उत्पन्न हुए समूचे देश के अंदर, ऐसे में सेकेंड वेव के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन अभी एक बार फिर से थर्ड वेव शुरू हो गई है। तो जिन लोगों की सैलरी 50,000 थी, जो आपने स्लैब रखा है 30,000 का, अब उनको रोजगार के लिए उनका स्लैब जो है वो 50,000 से उनका बहुत कम आ चुका है। 30,000 तक भी पहुंच चुके हैं, 20,000 तक भी पहुंच चुके हैं। तो वो अलग अलग स्टेट से जो लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कतें आएंगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें एक देश एक संविधान एक पीएम की, तो अगर ऐसा ही पड़ोसी राज्य भी अगर यही पॉलिसी लेकर आते हैं तो आपसी जो फ्रिक्शनबाजी होगी, आप किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें। आपकी बात जायज है कि कोरोना की वजह से दिक्कतें बहुत आई है। इंडस्ट्री ने भी अपना पे स्केल दिन प्रतिदिन कम किया है और ये चीज तो अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स में भी हमने देखी कि 2 महीने की सैलरी को सेग्रीगेट कर दिया, 6 महीने की सैलरी को सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद भी आप लोगों ने भी पत्रकारिता नहीं छोड़ी और इसी तरीके से इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने भी इंडस्ट्री छोड़ने का काम किया। ये इंडस्ट्री और लेबर की दोनों की एक मिली जुली मांग थी जिसको प्रदेश सरकार ने अपनाया है
और इसको 30,000 पे लाने का काम किया। समय के साथ अगर जरूरत पड़ेगी, और अगर हरियाणा जैसे आज के दिन वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिमम वेज देता है पूरे देश में, शायद दिल्ली के बाद दूसरा स्थान हमारा है। हमारी मनरेगा की जो आज के दिन पैसे देने की स्कीम है, सेंटर प्लस स्टेट के जो एडिशनल फंड होते हैं, वो भी देश में शायद दूसरे नंबर पे है। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि 30,000 तो बेसिक सैलरी है, हमें आज दोबारा 50,000 पे ले जाने का काम करना है, तो बाय नोटिफिकेशन है एक्ट के अंदर, हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं। जहां आपके दूसरे सवाल की बात थी, मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि घबराने की इसके अंदर बात नहीं है। कई लोगों के भ्रम फैला हुआ भी हमें निकाल देंगे, आप निकाल नहीं सकते। ये सिर्फ एक्ट लागू होता है नई एम्प्लॉयमेंट में, और नई एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर कोई 4 नौकरियां नई आएगी 30,000 सैलरी तक की, तो उसके अंदर से 3 नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देने की हो। तो इट इज, मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, ऑन ओनली न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। मनोज कुमार जी। सर, आईटी सेक्टर में यहाँ के बच्चे को अगर ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो नॉर्मली नेबरिंग स्टेट्स में आप देखे होंगे कि कंप्यूटर बांटा जाता है, तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि कंप्यूटर बांटेंगे या लोगों को इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा कि फिर आने वाले मैनिफेस्टो? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टेंडर भी कर दिया है, टेंडर हाई पावर से अलॉट भी हो चुका है कि प्रदेश के 11वीं और 12वीं के तमाम छात्र छात्राओं को डिजिटलाइजेशन की तरफ जोड़ने के लिए अब टैब्स दिए जाएंगे, और जल्द जैसे ही हमारे पास डिलीवरी आएगी वो टैब्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे छात्र छात्राएं डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाएं। निश्चल भटनागर जी, आप बोल रहे हो, आपकी तो आपकी तो वैसे जी, आप जैसा भी आचार्य जी ने बताया, हम सबको मालूम है कि यंग पार्लियामेंटेरियन का आपके नाम रिकॉर्ड है, यंगेस्ट डिप्टी सीएम आप हैं। ढेर सारी यंगस्टर्स की जमात है, युवाओं के यहाँ यूथ आइकॉन है, राजनीति में सरकार के अंदर डिप्टी सीएम है। इतना सब होने के बाद भी जैसे आपने अपनी फिटनेस के बारे में और अपने शौकों के बारे में बताया कि आप अपने आप को कुछ अच्छा रोल मॉडल के रूप में जैसे कर भी रहे हैं, और यूथ आपकी बात को सुनता है। राजनीति में जो नैतिकता का पतन हो रहा है, अभी आपने कुछ चीजें बताई कि उल्टे सीधे आंकड़ों को लेकर के पीछे सीएम साहब ने ही बोला कि जो लोग हैं वो गलत तरीके के आंकड़े पेश करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आपकी तरफ यूथ दिखता है, राजनीति में नैतिकता को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं, और यूथ को आप मतलब मीडिया के माध्यम से, आपकी पार्टी में आप बेरोजगार भी हैं, क्या आप ऐसा कोई भरोसा दिला सकते हैं कि राजनीति के अंदर नैतिकता को बनाए रखेगी आपकी पार्टी, और आप इसको किस तरीके से महसूस करते हैं, ये जानना चाहते हैं। नागर जी, बनाए रखने और आगे ले जाने की बात पे मैं स्वयं अपने लिए तो बोल सकता हूँ कि जो राजनीतिक स्तर है उसको गिरने नहीं देंगे, और मेरा प्रयास रहा है। 7.5 साल तो मुझे इलेक्टेड पॉलिटिक्स में हो गए, और मेरे द्वारा या हमारी पार्टी द्वारा भी आज तक उस जो गरिमा की सीमा होती है उसको तोड़ने का काम नहीं किया। मैं पंजाब में सुनता हूँ इलेक्शन के बीच में मैं उसदा पुत करके भाषण दिए जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। मुझे लगता है राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है कि वो राजनीतिक स्तर को मेंटेन रखें, और जहाँ युवाओं की बात है, अगर हम उनके मॉडल बनकर हम अपनी सीमाएं नहीं लांघेंगे तो आने वाले भविष्य में जो देश का भविष्य बनेगा, वो नया युवा जो एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसको भी हौसला मिलता रहे। और अगर हम इस स्तर गिरते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो। निशा शर्मा। हाँ जी, दुष्यंत जी, आपने अभी जो 75% युवाओं को नौकरी देने का एक्ट जो बनाया वो वाकई सराहनीय है, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट उसमें सरकारी नौकरियों की बात अगर कही जाए
तो उसमें काफी धांधलियां हो रही हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आप कैसे उसको, उस तंत्र को कैसे ठीक करें? क्या कोई रणनीति बनाएंगे उसके लिए, ये क्या कोई प्लान है उसके लिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन के हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और उन ऑटोनॉमस बॉडीज की फंक्शनिंग में अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो हमारा प्रयास रहा है कि हम सख्ती के साथ एक्शन लें और सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई करें। और पिछले 1 वर्ष में आपने देखा होगा अलग अलग जगह अलग अलग वाक्य सामने आए, और किसी भी वाक्य पे सरकार ने लिबरलनेस नहीं दिखा। चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर कोई पैसे लेता पकड़ा गया तो उसको भी अरेस्ट कर हमने टर्मिनेट किया। और हमारा प्रयास है कि हम जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है इन ऑटोनॉमस बॉडीज की, वो भी अपनी सिक्योरिटी लेवल्स को दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग करें। साइबर थ्रेट रहते हैं और थ्रेट रहते हैं, निरंतर उसको भी मॉनिटर किया जाता है। मगर ये कोई प्रयास आज हो जाएगा पूरा या आज एकदम सारी सख्ती हो जाएगी, मैं तो नहीं मानता ये पॉसिबल है। ये हमारे लिए नहीं। मैं पीछे जब मास कम्युनिकेशन की एमए कर रहा था, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में मैं गया उसमें 2 दिन पहले रेलवेज का एग्जाम हुआ और वहां पर 5 लड़के पकड़े गए जिनने अपनी बनियान के अंदर एक छोटा सा ऑडियो डिवाइस चिपका कर कान में ईयर प्लग लगाकर पेपर देने का काम कर रहे थे। पुलिस ने रेड करके पकड़ा। तो मुझे लगता है तो चोर पुलिस का खेल चलता रहे, मगर हमारी एफिशिएंसी हमने बढ़ाई है, सख्ती बढ़ाई है, और हमारा प्रयास रहा है कि जो ये लोग हैं जो हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करें, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करें। और इसके लिए विधानसभा के अंदर हमारी सरकार ने स्पेशल एक्ट भी लाने का काम किया है, और उस एक्ट के तहत सैकड़ों बच्चों को जिन्हें गलत काम करे अरेस्ट भी करने का। लेकिन सर उसके साथ साथ जो जैसे पेपर लीक होते हैं तो वो सब पूरा का पूरा वो कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट जो वाकई बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, तो उनको भी साथ ये सजा मिलती है। तो उसके लिए तो उनको वो तो ये कोई आपका सजेशन हो कि एक पेपर लीक हुआ है उसमें पकड़ना कैसे है, जिसने लीक करा या कॉपी किया और ईमानदार कौन है, उसको कोई सेग्रीगेट करने का कोई फॉर्मूला हो तो मैं जरूर चाहूंगा निशा शर्मा जी आप देने का हमें काम करें, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जहाँ चोरी पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हमें करना पड़ता है। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि हम सेग्रीगेशन कभी कर पाएंगे। कोई चीज गलत हुई भी है तो सरकार का कदम ही यह होता है कि उस गलती को पकड़ो और उसके विरुद्ध सख्त एक्शन। सुनील पांडे जी, राष्ट्रीय खबर से। सर, खट्टर साहब ने बोला था कि जो कॉलोनी है, जो झुग्गी झोपड़ियों की, उनको हम पक्का करेंगे, उनको हम वो जगह परमानेंट कर देंगे। तो ये सर कब तक एप्लीकेबल? एक बार रिपीट करेंगे। सीएम साहब ने बोला था कि जो कॉलोनियां बनाई हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां बनाई हैं, वो जो कच्ची हैं, वो उनके नाम से हम पक्का कर देंगे। ऑलरेडी कंट्री एंड टाउन प्लानिंग, अर्बन लोकल बॉडीज और जहां पर रूरल एरिया आता है, पंचायत विभाग की एक ज्वाइंट कमेटी इस पे काम कर रही है, और जल्द ये तो एक नोटिफिकेशन ही होनी है, कोई अमेंडमेंट नहीं होनी, इस पे नोटिफिकेशन हम लाने का काम करेंगे कि जहां रेगुलराइज्ड कॉलोनी नहीं है मगर बशासत एक एक्स अमाउंट से, फॉर एग्जांपल 50% से ज्यादा होगी और वहां के लोकल रेजिडेंट डेवलपमेंट चार्ज देना चाह रहे हैं, तो डेवलपमेंट चार्ज भरे, उसको नियमित कराने का काम करें। फाइनलाइजेशन स्टेट में, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले बजट के अंदर उसको जरूर मुख्यमंत्री अनाउंस करें। दुष्यंत जी, जैसा भी आपने कहा था कि आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमारा चंडीगढ़ प्रेस क्लब फरवरी महीने में इंटरमीडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज करता है, तो हम चाहेंगे कि आप इस साल उस टूर्नामेंट का हिस्सा बने प्रेस क्लब की टीम के साथ। जरूर जरूर। अब मेरे को एमएससी मास कम्युनिकेशन करिए, कौन सा अखबार ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ नहीं, आप हमारे धीमान जी, आपने कहा था एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपका जल्दी करेंगे। तो आगे यहाँ पे कि इधर उधर से घूम के सवाल आ गया है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे मीट द प्रेस में, और जिस लाइन पे उन्होंने आंसर दिया था लगभग उसी लाइन पे आपने दिया है
हालांकि ये कहा था कि 3 साल के बाद देखेंगे, लेकिन 3 साल का जवाब आपने 3 साल पहले ही दे दिया कि हम चाहेंगे लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव भी हम यूं ही गठबंधन में लड़ते रहें। आपने ये किसी साथी के सवाल में, मेरा सवाल यही था कि क्या 2 साल से इस सरकार में, गठबंधन की सरकार में आपका अनुभव आने से पहले जो सोचा था गठबंधन में सरकार ने अपनी पार्टी के जो वादे किए थे उनमें कितना सफल हो पाए और अब तक का सफर कैसा रहा? मैं तो मानता हूँ बहुत एक्सपीरियंसिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और खास तौर पे एज ए पार्लियामेंटेरियन तो आप पॉलिसी मेकर, पर एज स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट आप पॉलिसी इंप्लीमेंटर। ये लोकसभा और विधानसभा में अंतर है, और वहाँ पॉलिसी बनाते वक्त आप डिबेट करते हो कि पॉलिसी देश के लिए कैसी होनी चाहिए। यहाँ वो जो पॉलिसी बनकर आती है तो आप इंप्लीमेंट करने के लिए काम करते हो, और असली एक्सपीरियंस यही है कि आप उस पॉलिसी को कैसे लोगों की अच्छाई के अंदर ले जाने का काम करें। जैसे केंद्र ने कहा अनाज मुफ्त मिलेगा, और वो लगभग 2 साल हो गए निरंतर मिल भी रहा, मगर अगर प्रदेश सरकार एफिशिएंट ना हो तो लोगों को नहीं मिल पाए। हमारे प्रदेश में हमने पहले दिन से उसको लागू किया और हमारे भंडारण खोलकर हर गरीब को उसका लाभ दिया। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम आई केंद्र की, उसको प्रदेश के अंदर हमने बड़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। मगर यस, स्टेट पॉलिसीज आर मोर इम्पोर्टेंट। आज हमने HEP बनाई जो प्रदेश के अंदर उद्योग को लाने की पॉलिसी हो। अब ई व्हीकल पॉलिसी हमारी जल्द अनाउंस होगी, IT पॉलिसी होगी, डाटा सेंटर पॉलिसी होगी। ये जो पॉलिसीज आएंगी ये एक और अरीना खोलेंगी जो केंद्र ने भी नहीं सोचा। केंद्र पूरा जोर लगाकर जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम कर रही है, मगर हमारा हिसार का एविएशन हब सिर्फ प्रदेश की सोच से बढ़ रहा है। और ये विश्वास दिलाता हूँ, जेवर से पहले एयरपोर्ट बनेगा, जेवर से बेहतर एयरपोर्ट बनेगा, और जेवर से आधुनिक एयरपोर्ट बनेगा, और प्रदेश के विजन के साथ बनेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर वर्किंग इज बेटर, फास्टर एंड मोर, आप कह दीजिए इसको, एप्लीकेबल। लेकिन साथ में क्योंकि जेजेपी पॉलिटिकल सवाल था कि जेजेपी बार बार ये कह रही कि हमें डिप्टी शब्द हटाना है और मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि गठबंधन में आप भी समय के साथ जब प्रेस ज्वाइन करते हैं तो रिपोर्टर होते हैं, एडिटर होते हैं, फिर चीफ एडिटर रिटायर होते हैं। तो हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर एक का उद्देश्य होता है वो कहाँ जाना चाहे, कैसे जाना चाहे। संगठन के साथियों का विजन है, सोच है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जब कारावाहक थे उस समय उन्होंने कभी सोचा होगा प्रधानमंत्री बनेंगे, या चौधरी देवीलाल जी जब MLC थे तो उन्हें देश के ऊपर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की सोची। साथी कार्यकर्ताओं की सोच होती है और उनकी मेहनत होती है कि वो कहाँ अपने संगठन को और संगठन के नेताओं को लेकर जाए। अगर किसी की सोच है और संगठन उस पर काम करेगा तो क्या पता क्या दिन दूर है। जैसे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी वाला मुकेश जी ने सवाल पूछा था, क्या पता जेजेपी एक नेशनल पार्टी हो किसी, और आज हरियाणा में है, क्या पता हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जगह हमारी तमाम यूनियन टेरिटरीज और तमाम स्टेट्स में जाए, संगठन खड़ा करिए। तो मेहनत पे है। और अभी तो मैं 33 साल का हूँ, कौन सा बूढ़ा हो जो रिटायर हो जाऊँ। अभी तो काम करना शुरू किया है, धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में भी हमने संगठन खड़ा करना शुरू किया। अभी तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव भी आएंगे, राजस्थान के चुनाव भी आएंगे, धीरे धीरे जरूर पार्टी संगठन को और बढ़ाएंगे। जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता था। पहला ये कि जो आपने ये एक्ट लेकर के आए हैं, एक अवधि के अंदर आप क्या देखते हैं कि कितने नए रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए पैदा होंगे? और दूसरा मेरा सवाल है कि जेजेपी पंजाब इलेक्शन में अपनी क्या भूमिका देखती है? दूसरा सवाल, जहां जरूरत होगी और जहां वो गर्म लोहे पे आखिरी चोट की जरूरत होगी, जेजेपी जरूर मारेगी। मगर पहले सवाल की बात है, कितना देखते हैं, ये तो पंडोरा बॉक्स है, खुलने के बाद ही पता चलेगा। डाटा आपके सामने है, और मैं तो चाहूंगा कि विभाग भी पोर्टल के ऊपर एक मीटर लगाए जिसके अंदर डेली नंबर्स अपडेट हो कि कितनी इंडस्ट्री आई,
कितने यूथ आए, आपको भी पता चले कि कितने आ रहे हैं, और फिर जैसे जैसे 3 महीने बाद उनसे पिक एंड ड्राफ्ट होंगे, उसका भी एक प्रोएक्टिव डाटा आपको मिलता रहे कि हमारे इतने साथी यहाँ जो क्वालिफाइड थे उनको हमने एम्प्लॉय करवाने का काम किया, जिससे जो विपक्ष कहती है अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको डिजिटल जवाब भी हम दे पाए। मगर ये विश्वास जरूर रखता हूं कि जो हमारे छोरे छोरी हैं आज के दिन, उनको उनका अधिकार दिलाने का काम चाहे फील्ड में उतरकर मुझे करना पड़े, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं